गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आप ये बताएंगे। गुड मॉर्निंग वंस अगेन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज क्लियर आ रही है? ओके। सो कल हम लोगों ने क्या चीज डिस्कस की थी? क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक कल हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो हमने सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 5 तक के। तो आज हम आगे पढ़े, पहले उसमें देखते कि हमने कल क्या क्या चीजें पढ़े थे। तो कल हमने क्वेश्चन नंबर, अगर हम यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में एज सच बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। इंपॉर्टेंट आई मीन बहुत कुछ डिफिकल्ट ऐसा कुछ नहीं था। बस एक इंपॉर्टेंट चीज ये थी वहां पे कि जब भी आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करते हो, जब भी आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट जब आप लगाते तो कैलकुलेट करते ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट इस साल का। कब हम कैलकुलेट करते कि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ फायर। इस पीरियड में जब आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट हम जब कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट जब हम कैलकुलेट करते तो हमको किस चीज का ध्यान रखना रहता है कि आप ये देखना कि क्वेश्चन में आपको किस पे बोला ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट पे के सेल्स पे। तो अगर आपने जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे तो हमने कॉस्ट प्लस 33.33%, इसका मतलब वो कॉस्ट पे बोल रहा है, इसलिए यहां पे कॉस्ट को 100 लिया गया और प्रॉफिट को 33.33 और टोटल हुआ 133.33। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे तो वहां पे देखते 20% ऑन सेल्स, जिस पे बोला उसको 100 लेना। तो 20% ऑन सेल्स, तो सेल्स कितना हुआ था आपका 100, प्रॉफिट कितना हुआ 20। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आपका सेल्स होता है। तो अगर सेल्स 100 है, प्रॉफिट 20 है, तो आप बताओ कॉस्ट कितना होगा 80। सिंपल। लेकिन जब क्वेश्चन नंबर 4 हमने देखे थे, उसमें जो न्यू पॉइंट कल हमने सीखे थे वो था हमारा फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस। व्हाट इज फायर फाइटिंग एक्सपेंस? के फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस वो होता है कि जो हम इनकर्ड करते, किस लिए इनकर्ड करते? फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस टू रिड्यूस द लॉसेस। गुड्स को बचाने के लिए, गुड्स को बचाने के लिए जो हम खर्च करते उसको हम कहते हैं फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस। तो हमने जो फायर फाइटिंग, जो फायर ब्रिगेड वालों को बुलाया, उनको क्या कहे कि भाई ये आग लगी हुई है और ये गुड्स को क्या करो, आप ये आग लगी हुई पहले तो ये आग बुझाओ। तो उससे गुड्स बचाने के लिए जो खर्च करते, इट मीन फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस वी आर इनकरिंग टू रिड्यूस द लॉसेस। लॉस को रिड्यूस करने के लिए फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस हम लोग इनकर्ड करते हैं। तो उसके लिए हम करते, तो इसीलिए फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस का भी क्लेम हम इंश्योरेंस कंपनी से लेते। क्यों फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस का क्लेम भी इंश्योरेंस कंपनी से लेते? क्यों? क्योंकि हमने गुड्स, वो फायर फाइटर जो उन्होंने जो गुड्स को बचाए उससे लॉस कम हुआ, लॉस कम हुआ तो क्लेम कम हुआ। इसीलिए हम फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस को भी हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करते। अब कल जब हमने क्वेश्चन नंबर, आई थिंक 5th है ये, क्वेश्चन नंबर 4th है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जब हमने कल सॉल्व किया तो वहां पे एवरेज क्लॉज के हिसाब से क्लेम नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि यहां पे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, वो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर आपका पॉलिसी अमाउंट से कम था, तो यहां पे एवरेज क्लॉज से कैलकुलेट नहीं किए थे। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन में एवरेज क्लॉज से क्लेम कैलकुलेट करे और वहां पे हमको फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस भी दे, तो क्वेश्चन ये राइज होता है क्या फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस भी हम प्रोपोर्शनेट लेंगे जैसे हम एवरेज क्लॉज में लेते? तो इंस्टीट्यूट ने इसके बारे में अपने मटेरियल में कुछ भी बोली नहीं है। इनफैक्ट फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस को एक्सप्लेन भी नहीं किया। तो फिर क्या लेना? तो कुछ सजेस्टेड में कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया या कोई आरटीपी में ऐसा क्वेश्चन है तो वहां पे ऑब्जर्व करा गया कि इंस्टीट्यूट ने कभी फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस को अगर एवरेज क्लॉज आता है तो उन्होंने कभी उसको एवरेज लिए। जैसे फिर फर्स्ट ऑल्टरनेटिव पे मैंने लिया एवरेज, लिया क्या करें हमने उसको एवरेज ली। और एक चीज देखा कि यहाँ पे कभी वो लोगों ने एवरेज नहीं लिया, फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस पूरा का पूरा क्लेम कर दिया। तो इवन दो क्वेश्चन बोलता है कि फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस जो है वो एडमिट करती है इंश्योरेंस कंपनी, दैट डजंट मीन कि वो ये बोल रहा है कि पूरा का पूरा। ऑब्वियसली प्रोपोर्शनेट आप कर सकते हो। तो यहां पे आपको फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस आप प्रोपोर्शनेट भी कैलकुलेट कर सकते हो और आप चाहो तो पूरा भी ले सकते हो। लेकिन ज्यादा बेहतर, ज्यादा लॉजिकली जो लगता है वो फर्स्ट ऑल्टरनेटिव। क्यों? क्योंकि सेल्वेज गुड्स को भी तो आप प्रोपोर्शनेट लेते हो ना, तो लॉस को आप प्रोपोर्शनेट बांट रहे हो ना, तो फिर फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस जो है उसको भी प्रोपोर्शनेट बांटना चाहिए। इसीलिए फर्स्ट ऑल्टरनेटिव ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तो आपने एग्जामिनेशन फर्स्ट ऑल्टरनेटिव से करना, आप चाहे तो नोट लिख सकते कि आप फर्स्ट ऑल्टरनेटिव सॉल्व करें, नीचे नोट कर सकते। ऑल्टरनेटिवली आप ऐसा भी मतलब फुल क्लेम करके भी कर सकते। तो जो वैल्यूअर होगा बड़ा इंप्रेस हो जाएगा आपसे, अरे इतने ऐसा भी किया वैसा भी, इनको दोनों पता था। ओके। अब उसके बाद जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हमने कल
क्वेश्चन नंबर जो इसमें, हाँ एक और कुछ चीजें जो नई चीजें हमने देखे थे यहाँ पे, जो सैंपल होता है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड सैंपल, कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड सैंपल, सैंपल मतलब एडवर्टीजमेंट के लिए बांटे, तो आपका उतने से परचेज क्या हो गया था, कम। क्यों परचेज कम हो गया था, क्योंकि उतने के गुड्स अब सेल के लिए अवेलेबल नहीं है। तो एंट्री क्या पास होती है, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परचेज। तो एडवर्टीजमेंट कहां जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और ये परचेज कहां जाएगा आपका, परचेज को क्रेडिट करे। परचेज के कौन से बैलेंस होते हैं, डेबिट बैलेंस होते हैं। तो परचेज को आप यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हो, इसका मतलब उसको क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। इसीलिए हमें फ्री सैंपल जो बांटते उसमें से क्या कर देते, हम माइनस करते। फिर हमने कल देखे थे ड्राइंग्स हुई थी, तो ड्राइंग्स की एंट्री क्या पास होती है, एंट्री होती है आपकी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। तो यहां पर भी हम परचेज को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो गुड्स अब सेल करने के लिए अवेलेबल नहीं है। तो ड्राइंग्स तो बैलेंस शीट में कैपिटल में एडजस्ट हो जाता है, लेकिन परचेज को क्रेडिट करे, सेम चीज इसको भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, परचेज का डेबिट बैलेंस होता है वो एक एक्सपेंस है, आप क्रेडिट कर रहे हो तो उसको क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, इसलिए परचेज को क्या करते हैं अपन, उसमें से माइनस करते। अब उसके बाद यहाँ पे आप कल जो क्वेश्चन नंबर 5 किए थे उसमें नई चीज एक थी कि ओपनिंग स्टॉक जो था आपका, वो ओपनिंग स्टॉक जो था आपका, वो ओपनिंग स्टॉक उसने 10% लोअर देन कॉस्ट, तो वो अंडर वैल्यूएशन हुआ था उसका, इसलिए हमने उसको ओरिजिनल कॉस्ट पे लेकर आए। अब यहाँ पे जो न्यू एडजस्टमेंट आपने कल पॉइंट नंबर ए और ये बी में देखे थे, हमने यहाँ पे हमारा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का पर्पस क्या है ये समझो। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का पर्पस क्या है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का पर्पस ये है कि हम ये फाइंड आउट कर सके कि हमारा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना है, हम वो फाइंड आउट कर सके स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना है। अब मेरे को यहां पे जब गुड्स, मेरे ए पॉइंट में जैसे कहा कि सेल्स अप टू 20 अक्टूबर 2009 इंक्लूड्स रुपीज 80,000 फॉर विच गुड्स हैड नॉट बीन डिस्पैच, गुड्स को डिस्पैच ही नहीं किए थे, तो वो स्टॉक तो हमारे पास था, इसलिए हमने सेल्स में से क्या करे, माइनस। और याद रखना, कुछ बच्चों ने कल जैसे डाउट्स आप लाइव चैट पे लिखे थे, सर वो टाइटल ट्रांसफर नहीं, हम यही अज्यूम करेंगे जब गुड्स डिस्पैच होगा, जब रिसीव वो करेंगे जब भी टाइटल ट्रांसफर हो रहे। तो आपने क्या करे भाई, गुड्स आपने इसको सेल्स में इंक्लूड कर ली, तो डिस्पैच अभी तक हुआ नहीं है, इसीलिए सेल्स में से क्या करे थे, माइनस। वैसा ही पॉइंट नंबर बी आपको कहता है कि परचेज के बारे में, कि गुड्स आपको परचेज अप टू 20 अक्टूबर 2009 did not include rupees 40,000 for which purchase invoice had not been received from supplier, though the goods have been received in godown। तो अभी क्या हुआ था कि यहाँ पे परचेज में आपने इंक्लूड नहीं करे थे 40,000 रुपए, क्यों, क्योंकि वो रिसीव्ड नहीं हुआ था, परचेज इनवॉइस नहीं रिसीव्ड हुआ था, लेकिन गुड्स फिजिकली रिसीव्ड हो चुका था, फिजिकली रिसीव्ड हो गया, लेकिन आपने परचेज में इंक्लूड उसको नहीं किए थे, तो आपने क्या करे, परचेज में उसको क्या करे बेटा, ऐड करे थे। तो यहाँ पे सोल्यूशन आप देखेंगे, कल जो हमने ये नई चीज वहां पे हमने देखी थी, परचेज में उसको हमने ऐड किए थे यहाँ पे 40,000। तो ये चीजें हमने कल देखे थे, जो मैं रेडिंग में लिखता हूँ वो आपको भी रेडिंग पे लिखना है, क्योंकि रिवीजन के वक्त क्या होगा, मदद होंगी। ध्यान रखेंगे, जब अभी हमारी क्लासेस चल रही है, अभी तो आपको समझ में आ रही सारी चीजें, लेकिन जो स्ट्रेटेजी मैंने बताया वैसी स्ट्रेटेजी से आप चलेंगे। कल होमवर्क नहीं मिला था, मगर आज आपको होमवर्क मिलेगा, आज आपको होमवर्क मिलेगा, और जो जो रोज पढ़ा रहा हूं वो आपको रोज का रोज पढ़ना है। क्लास के क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं जो मेरे साथ, क्योंकि अभी आप कर ही रहे हो, लेकिन जब आपको होमवर्क दिया जाता है तो आपका क्या काम है कि आप जैसे ये ट्रैकर यहाँ पे जो बना हुआ है, ठीक है, मैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो आपको जो बुक आ जाएंगी 1-2 दिन में, तो आप देखोगे वहां पे कि ये जो ट्रैकर आपका बना हुआ है, इसमें क्या चीज है आपका, कि यहाँ पे आपको कि भाई आपने इंश्योरेंस क्लेम, यहाँ पे आज चैप्टर ये चल रहा है अभी इंश्योरेंस क्लेम, तो आपको क्या करना है कि आज मेरे साथ जो लिखे वो फर्स्ट रिवीजन नहीं हुआ, शाम में जब आप शाम में सेल्फ स्टडी करते हो तो आज जो पढ़ा है उसको आपको पढ़ना है, जो क्वेश्चंस को देखना है, तो आपने यहाँ पे टिक करे, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस ड्रिल के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, क्लास के क्वेश्चन तो कर लिए अभी, तो दोबारा नहीं करना, शाम को सिर्फ उसको एक बार देखना है, सारे क्वेश्चन रीड करना, सोल्यूशन देखना है और यहाँ पे टिक कर देना, ठीक है। अब प्रैक्टिस ड्रिल के क्वेश्चन आपने करे, अब उसके बाद क्या होगा, उसमें भी जो आपने सोल्यूशन नहीं देखना है, जब आपका क्वेश्चन सोल्यूशन आपने बाद में देखोगे, सॉल्व करे बाद। सेकेंड रिवीजन कब रहेगा आपका, बार बार रिकॉल कराना पड़ रहा है, सेकेंड रिवीजन कब, जब आपको मैं क्वेश्चन, जब चैप्टर खत्म होगा आपको टेस्ट पेपर शेयर करूंगा, तो टेस्ट पेपर जो शेयर करूंगा उसमें क्या करना आपने कि ये सेकेंड रिवीजन जो है आपका, वो सेकेंड रिवीजन टेस्ट पेपर के पहले आप एक बार देखोगे तो आपका सेकेंड रिवीजन हो गया। और थर्ड रिवीजन कैसा होगा आपका, कि जब जब आप आगे बढ़ते जाते, सपोज आप सेकंड चैप्टर पे आए, इसके बाद अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हम पढ़ते सेकंड चैप्टर, तो वो चैप्टर पे है, तो वो चैप्टर की भी जब टेस्ट दोगे तो फर्स्ट चैप्टर में जो रेडिंग से करा हुआ है उसको आपने देखना, तो आपका तीसरा बार रिवीजन पहला चैप्टर भी हो जाएगा।
और इस तरीके से रिवीजन कर, और ये स्ट्रैटेजी रखना तीसरे चैप्टर में जब आए तो पहले दूसरे चैप्टर में, जब तीसरे चैप्टर का आप देखोगे तो टेस्ट दोगे उसमें याद रखना पहले और दूसरे चैप्टर में क्या करना आपने, पहले और दूसरे चैप्टर में जो आपके क्या चीज है, आपका पहले और दूसरे चैप्टर को आपने जो रीडिंग से लिखे उसको एक बार फिर से देखना, तो आपका रिवीजन बार बार होते जाएगा। बिलीव मी, जब सिलेबस खत्म होगा आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे अकाउंट्स में कि आपको बोला जाएगा कि आज पेपर दोगे तो आप बोलेंगे सर आज भी पेपर दे सकते। फिर आपके बाद आखिरी में जो आपको फिर मिलेंगे आपके सेल्फ स्टडी के वक्त, उसमें आपको फोर्थ रिवीजन और फिफ्थ रिवीजन करना रहेगा, और जब आप फुल टेस्ट दोगे फोर्थ और फिफ्थ रिवीजन के बाद, और फिर आप एग्जाम देने जाओगे। ओके, तो ये स्ट्रेटेजी होना, जब कहीं जाके अपना टारगेट इसमें होना, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, मेहनत, डिसिप्लिन। ओके, अब यहां पे वापस हम आते, अब हम शुरू करेंगे आज जो क्वेश्चन नंबर हमारा कल 5 तक हो गया था, आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ये इंस्टीट्यूट के मटेरियल में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, ऑन 12th of June 2022, fire occurred in the premises of N.R. Patel, a paper merchant. Most of the stocks were destroyed. Cost of stock salvage being rupees 11,200. In addition, some stock was salvaged in a damaged condition and its value in that condition was agreed at rupees 10,500. अभी सैल्वेज के बारे में यहाँ पे एक नया पॉइंट यहाँ पे ऐड करा हुआ है, उसको मैं डिस्कस करूंगा और बहुत अच्छे से आपको इसको समझना रहेगा। ये जो पॉइंट रहेगा अपन जब सैल्वेज वाला पॉइंट आएगा ना, जब अपन इसको डिस्कस करेंगे और डिटेल में। फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वेर अवेलेबल। His stock at the close of account on December 31st 2021 was valued at rupees 83,500। मतलब यहाँ पे डेट ऑफ फायर कौन सी है आपकी, 12 जून 2022। ओके, 12th of June, तो आपका साल शुरू है, याद रखना। अब आपको यहाँ पे 31 दिसंबर का स्टॉक दिया है, मतलब साल कब शुरू हो रहा है, 1 जनवरी को शुरू है। साल कब शुरू हो रहा है, 1 जनवरी को शुरू हो रहा है। सो 1 जनवरी 22 को साल शुरू हुआ, खत्म होगा 31 दिसंबर 22, और आपका यहाँ पे साल कब, यहाँ पे डेट ऑफ फायर कितनी है आपकी, 12 जून 22, ये डेट ऑफ फायर। तो अपने को इस पीरियड का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे इसने ओपनिंग स्टॉक अपने को दे दिया, 83,500 इस पीरियड का। फिर सेकेंड पॉइंट में हिज परचेज फ्रॉम 1 जनवरी 22 to 12 जून 22 अमाउंटेड टू रुपीज 1,12,000 एंड हिज सेल ड्यूरिंग दैट पीरियड अमाउंटेड टू रुपीज 1,54,000। अब इस पीरियड का इसने हमको परचेज और सेल्स दे दिया उसने। अब यहाँ पे कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिज अकाउंट फॉर द पास्ट 3 years, it appears that he earns on an average a gross profit of 30% on sales of sales। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली इसने बता दिया कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना आपका 30% ऑफ सेल्स, सेल्स का बच्चे 30%। तो यहाँ पे अपन ग्रॉस प्रॉफिट लिख देंगे इस पीरियड का, तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर आपका निकल आएंगे। स्टॉक ऑन द डेट, पटेल हैज इंश्योर्ड स्टॉक रुपीज 60,000। अब उसका पॉलिसी जो उसने निकाला वो 60,000 रुपीज की निकाला। अब बोलेंगे तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन, इसमें कुछ है ही क्या, लेकिन जो चीज मैंने हाईलाइट करा उसमें आपको एक नया पॉइंट मुझे इस क्वेश्चन में सिखाना है, और एग्जामिनेशन में जब आप जाए पूरे तरीके से तैयार होके मतलब मेरा कि प्रिपरेशन पूरा करके अपने को जाना है। ओके, सो हर एक पॉइंट, एक पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट, हर चीज आपको बहुत अच्छे से समझ के जाना है। ओके, सो अब आप आपके नोटबुक में हेडिंग देंगे आपका क्वेश्चन नंबर 6। मैं यहां पे लिख लूं डे 3rd डे। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, डे 3, क्वेश्चन नंबर 6। और यहां पे कौन से पेज नंबर पे दिया अपने को, ये पेज नंबर 11 है। पेज नंबर 11 ही, यस, पेज नंबर 11। यहां पर आप लिखेंगे पेज नंबर 11। ओके, पेज नंबर 11। और यहां पे आपने जो क्वेश्चन नंबर 6 लिखे, इसमें भी आपने लिखना आपके नोटबुक का ही जो पेज नंबर होगा, जो नोटबुक का पेज नंबर होगा आपके जो भी, वो आपने यहां पे लिखेंगे। ओके, अब सबसे पहले मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे टू फाइंड आउट द स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। सो राइट डाउन देयर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट
फॉर द पीरियड, कब लगी डेट ऑफ 12th ऑफ जून, ओके, फॉर द पीरियड 1st of January to 12th of June, 12th of June 2022, 2022। इसको ड्रॉ करेंगे, ज्यादा नहीं, इसमें एडजस्टमेंट नहीं है ज्यादा, 6-7 लाइन का बस आपको सेल्वेज वाला एक पॉइंट नया है आपका, ओके। तो आप इसको 6-7 लाइन का ड्रॉ करेगा और स्पीड साथ में, मेरे साथ साथ ही आप लोग को करना है, स्पीड बराबर होना, ओके। ओके, साथ साथ में लिखते जाएंगे। अब क्वेश्चन में सबसे पहले देखेंगे, यहां पे अपने को ओपनिंग स्टॉक दिया, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया, 83,500। सो राइट डाउन हियर टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक 83,500, 83,500 ओपनिंग स्टॉक कितना आपका 83,500। फिर हमको वहां पे उसने दिए परचेज स्पिरिट का जो 1,12,000 और सेल से 1,54,000। तो यहां पे आप लिखो टू परचेज 1,12,000 और सेल्स से आपका 1,54,000, 1,54,000। यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना का है उसने, ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में क्या 30% ऑफ सेल्स, 30% ऑफ सेल्स। तो सेल से आपका 1,54,000, 1,54,000 का 30%, तो 1,54,000 का 30% वो था आपका 46,200, 46,200, ओके। तो यहां पे अब स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकल आएगा 83,500 प्लस 1,12,000, 1,12,000 प्लस 46,200, तो वो आता है आपका 2,41,700, 2,41,700 माइनस 1,54,000, तो आपका स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर आ गया 87,700। सो बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ये बैलेंसिंग फिगर है, इसे हम कहते हैं स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, ओके। तो यह है आपका 87,700, ओके, 87,700 आएगा, ओके। उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, नीचे लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। अब इस पॉइंट को अच्छे से समझेंगे आप। तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर आपने भी कैलकुलेट करे, वो कितना है आपका स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर वो अमाउंट आया आपका 87,700। अब कोई गुड सेल्वेज होंगे तो वो अपन इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब मेरी बात बड़े अच्छे से समझना बेटा, ठीक है। अब यहां पे जब मैं वर्डिंग देखता हूं तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक वेयर डिस्ट्रॉयड, इंटरप्रिटेशन करना आना चाहिए, पूरा नहीं लेकिन ऑलमोस्ट गुड्स क्या हो गया, डिस्ट्रॉयड। मोस्ट ऑफ द का मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट, पूरा नहीं, काफी गुड्स हमारा डिस्ट्रॉयड हो गया। मगर कहते हैं कॉस्ट ऑफ द स्टॉक सेल्वेज बीइंग ₹11,200। अब इस चीज को बड़े अच्छे से समझना, सेल्वेज गुड्स का मतलब होता है जो स्टॉक बचा लिया गया, जो स्टॉक क्या हो गया, बचा लिया गया। तो वो कहते हैं जो गुड्स बचा लिया गया उसकी कॉस्ट कितनी थी, 11,200 रुपए। तो मैं कहता हूं कि स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 87,700 है, इसमें से हमने जो गुड्स पूरा बचा लिए वो कितने का, 11,200 रुपए का गुड्स बच गया। सैल्वेज मतलब बचा लेना गुड्स को।
तो हमने 11,000 कॉस्ट ऑफ द स्टॉक सैलवेज बीइंग ₹11,200, तो जो गुड्स बचा लिए, तो हमने 87,700 में से 11,200 का गुड्स बचा लिए, तो क्या वो नुकसान हुआ क्या? नहीं। तो यहां पे जो स्टॉक सैलवेज जो गुड्स बचा लिया गया उसकी कॉस्ट अपने को दी है 11,200 रुपए, 11,200 रुपए थी। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना बेटा। तो जो गुड्स बचा लिया गया उसकी कॉस्ट कितनी थी? 11,200। अब आप मेरे को बताओ, जिस दिन आग लगी स्टॉक था 87,700 का, लेकिन इसमें ऐसा गुड्स है जो पूरा बचा लिए गया हुआ 11,200 का, तो सैलवेज गुड्स जो बच गया। लेकिन वो कहता है इन एडिशन का मतलब क्या होता है? इसके अलावा। इन एडिशन का मतलब क्या होता है? उसके जो पहले जो बात कर रहा है उसके अलावा, एडिशन उसके अलावा बात कर रहा है। सम स्टॉक वॉज सैलवेज इन ए डैमेज कंडीशन, कुछ स्टॉक ऐसा बचाया गया जो कि डैमेज कंडीशन में, जो कौन सी कंडीशन में? डैमेज कंडीशन में। तो कुछ स्टॉक ऐसा बचाया गया जो कि डैमेज कंडीशन में, और एंड इट्स वैल्यू इन दैट कंडीशन वाज अग्रीड एट ₹10,500। जो डैमेज कंडीशन वाला है, तो आज अगर मैं उसको बेचूं तो कितना आ रहा है? 10,500। तो मुझको यहां पे कहता है कि एक गुड्स ऐसा है, तो सैलवेज का मतलब क्या होता है? गुड्स बचा लेना। तो दो तरह के गुड्स बचे इस क्वेश्चन में, दो तरह के गुड्स बचे। एक गुड्स ऐसा है कि जो आपका पूरा का पूरा क्या हो गया? बच गया हो, ठीक है, वो पूरा नहीं जला, अच्छी कंडीशन है, तो वो गुड्स बच गया, वो था 11,200 रुपए का। तो 87,700 में से 11,200 के ऐसा गुड्स है जो कि बच गया, तो वो नुकसान हुआ क्या? अपना नहीं, तो वो अपन ने उतनी की कॉस्ट को उसमें से माइनस कर देगा। लेकिन कुछ गुड्स ऐसा बचा हुआ है जो कि डैमेज कंडीशन में, अब डैमेज कंडीशन में, लेकिन वो डैमेज कंडीशन वालों को भी बेचेंगे तो कुछ पैसा तो रिकवर हो जाएगा ना, कुछ पैसा तो रिकवर हो जाएगा। तो वो कितना बोल रहा है आपको? वो है आपका 10,500 का। तो यहां पे अग्रीड वैल्यू ऑफ डैमेज स्टॉक, अग्रीड वैल्यू ऑफ डैमेज स्टॉक, वो कितना दिया आपको? वो आपको दिया 10,500 रुपए का। सो टोटल 11,200 प्लस 10,500, तो ये हो गया आपका 21,700 रुपए। ये कितना हो गया आपका? 21,700 रुपए। सो लॉस ऑफ स्टॉक कितना आएगा आपका? ये पॉइंट में फिर से रिपीट करूंगा भैया। अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, ठीक है, अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। तो 87,700 माइनस 21,700, ये हो गया अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक 66,000। ठीक है, अब मैं ये डैमेज वाले पॉइंट को फिर से मैं कहता हूं, अच्छे समझना। मैं कहता हूं कोई और फिगर, आसान फिगर लेता हूं आपको समझाने के लिए। मैंने कहा आपसे बेटा कि कोई सपोज मेरे पास स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 1 लाख रुपए का, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना है? 1 लाख रुपए का। ये 1 लाख रुपए में से 80,000 का जो गुड्स था वो तो पूरा का पूरा जल गया हमारा, ठीक है। अब कोई गुड्स सेल्वेज हुआ, सेल्वेज मतलब जो बचा लिया गया, ये तो पूरा डिस्ट्रॉय, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गया, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गया, तो इसका तो कुछ नहीं करना है, ये तो कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गया। लेकिन उसमें से कोई गुड्स बच गया। अब जो गुड्स बचा उसमें से पूरा का पूरा है ना, अच्छा खासा, तो उसमें कोई भी मतलब एज इट इज वो बच गया बेटा, एज इट इज वो बच गया। तो मेरे को बताओ एज इट इज जो बचा आपका वो कितने का? 10,000 रुपए का सपोज एज इट इज बचा। तो मेरे को बताओ 1 लाख रुपए में से 10,000 का बच गया, तो नुकसान आप बोलेंगे सर 90,000 रुपए का नुकसान हुआ। 1 लाख में से 10,000 रुपए का गुड्स बच गया, तो नुकसान कितने का? आप बोलेंगे 90,000 रुपए, ठीक है। लेकिन इसमें से जो था कुछ डिस्ट्रॉयड, मैंने ये जो दूसरा वाला जो 10,000 रुपए का गुड्स था, ये इसकी कॉस्ट होंगी 10,000 रुपए, लेकिन ये पार्टली डिस्ट्रॉयड हुआ। तो इसको अगर आज मैं बेचूं, ये तो बच गया पूरा का पूरा गुड्स, और ये पार्टली डिस्ट्रॉयड हुआ। इसको अगर आज बेचूं तो सपोज 8,000 रुपए में ही बिकेगा, 8,000 रुपए में ही बिकेगा। तो मेरे को बताओ बेटा कि 1 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए में से 10,000 का गुड्स बच गया, तो आप नुकसान कितना बोल रहे हो? 90,000 रुपए का। लेकिन उसमें से और कोई 10,000 रुपए का गुड्स ऐसा है जो कि पार्टली डिस्ट्रॉयड था, उसको मार्केट में बेचो तो 8,000 रुपए में बिकेगा। तो इसका मतलब लॉस तो मेरा थोड़ा कम होगा ना। ये पार्टली डिस्ट्रॉयड भी अगर मार्केट में बिकता है बेटा, पार्टली डिस्ट्रॉयड मार्केट में बिक रहा है तो 8,000 रुपए आ जाएगी। तो ये 8,000 रुपए भी मेरा नुकसान को कम कर रहा है, तो 8,000 रुपए को भी मैंने माइनस करा, तो ये 82,000 यहाँ पे दिख रहा है।
तो यहाँ पे फिगर्स मैंने अलग लिया, तो उसी तरह मैं यहाँ पे ये वाली फिगर्स अगर मैं कहूँ उसी तरह बेटे यहाँ पे कि ये था आपका 87,700 का टोटल कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। 11,200 का गुड्स ऐसा है जो कि बच गया, तो हमारा नुकसान हुआ क्या? नहीं, तो अपन ने उसको माइनस करे। लेकिन कोई गुड्स ऐसा था जो कि पूरा डिस्ट्रॉयड नहीं हुआ, पार्टली डिस्ट्रॉयड, डैमेज कंडीशन में था, तो वो डैमेज कंडीशन वाले को मार्केट में वो कॉस्ट पे तो नहीं जाएगा, उसकी कम कीमत पे जा रहा है, तो जितने में भी जाए वो 10,500 में मार्केट में बिकेगा, तो उतने से मेरा नुकसान क्या होगा? कम हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे 10,500 भी आया। तो क्या होता है, बस सिंपल याद रखना, एग्जामिनेशन में जो भी सैल्वेज वैल्यू दी उस सैल्वेज वैल्यू को अपने को इसमें से माइनस करना होता है। ओके, इस पॉइंट के लिए बस मैंने यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन को कवर यहाँ पे करें, सी इंस्टीट्यूट के मटेरियल में भी ये दिया हुआ है। अब अपन इसके बाद देखते क्या हमको एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होगा क्या? एवरेज क्लॉज मैंने कहा कि स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर हमने कैलकुलेट करे 87,700 रुपीज की। जिस दिन आग लगी उस दिन स्टॉक था 87,700, लेकिन पॉलिसी अमाउंट अगर मैं देखूं तो पॉलिसी हमने इस क्वेश्चन में दे रखी, पॉलिसी कितनी की हमारी? 60,000 रुपीज की पॉलिसी। तो यहाँ पे 60,000 रुपीज की पॉलिसी, अब आप मुझे ये जवाब दोगे कि क्या यहाँ पे एवरेज क्लॉज लगेगा क्या? क्या हमको एवरेज क्लॉज लगेगा क्या? या आप मुझको जवाब दो, क्या एवरेज क्लॉज यहाँ पे लगेगा? स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 87,700 और पॉलिसी अमाउंट है 60,000, मतलब मेरे पास जो स्टॉक है 87,700 का, क्या ये स्टॉक जो है पूरा मेरे भरोसे के एवरेज क्लॉज विल अप्लाई? क्लेम का अमाउंट ही बता दिए। ओके, क्लेम तो मैं कैलकुलेट, एवरेज क्लॉज विल अप्लाई बिकॉज स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इज मोर देन द पॉलिसी अमाउंट। तो आप यहां पे लिखेंगे एवरेज क्लॉज, आप क्या लिखेंगे? एवरेज क्लॉज, एवरेज क्लॉज। पॉलिसी अमाउंट, पॉलिसी अमाउंट is of rupees 60,000, whereas insurable sum, करेक्ट है? यस यस यस, सही जवाब दे रहे बेटा आप लोग। ओके, लगेगा सर, यस यस, ओके सही। इंश्योरेबल सम दैट इज स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, stock on the date of fire is rupees 87,700. That means it is a case of under insurance. It is a case of under insurance. Hence average clause will apply, hence average clause will apply, average clause will apply. तो यहां पे क्लेम कितना हो जाएगा अपना? अमाउंट ऑफ क्लेम इक्वल्स टू पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, stock on the date of fire multiply by loss of stock. So ये पॉलिसी अमाउंट कितनी है हमारी? 60,000 रुपीज की, और स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना है? स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना है हमारा? 87,700, और लॉस ऑफ स्टॉक कितना हो अपना? ऊपर कैलकुलेट करें हमने 66,000 का। So amount of claim 60,000 divided by 87,700 multiply by 66,000, तो ये आपका आ रहा है 45,153.93, तो 154 कर लेता हूं मैं उसको। ओके, सो 45,154 बच्चों ने जवाब पहले जिन दिए थे करेक्ट आंसर है। ओके, करेक्ट है बेटा। ओके, तो यहां पे ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई? क्वेश्चन नंबर हमारे 6 था, क्वेश्चन नंबर 6 यहां पे खत्म होता है। ओके, तो आप लोग पढ़ाई बराबर करोगे, बार बार आपको ये याद दिलाते रहता हूं बेटा कि आपने एब्सेंट ना, अभी आपने लाइव बैच लियो तो लाइव बैच वाला ऑप्शन ली, तो बस एब्सेंट नहीं रहना, रेगुलर रहना।
ठीक है, रेगुलर क्लासेस जैसे शेड्यूल अकाउंट्स का बराबर उसको आप अटेंड करेंगे। ओके, अगर आप मिस करोगे तो फिर पीछे हो जाओगे थोड़ा सा, इसलिए आप रेगुलर क्लास को अटेंड करो, जो लाइव वाले गूगल ड्राइव वालों के तो ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अब ये देखिए इंस्टीट्यूट के मटेरियल में क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, तो सी इंस्टीट्यूट के मटेरियल में ये है क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे दिया, तो ये हमारा हो गया। इस तरीके से सारे क्वेश्चन हम देखते जाएंगे, फिर लास्ट में देखेंगे इंस्टीट्यूट के मटेरियल को छूट तो नहीं है, सारी की सारी चीजें हमने कवर करे। अब यहाँ पे हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 7, जो कि नवंबर 2016 में ये क्वेश्चन आया, और ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल में भी दिया है। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल, देखो जहां पे मैंने सिमिलर बोला तो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं होगा, सेम क्वेश्चन होगा, अमाउंट अलग होगी बस। तो मैंने सिमिलर इन आईसीएलई का मतलब सिमिलर क्वेश्चन मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन, मतलब एडजस्टमेंट सब सेम है, कुछ भी फर्क, बस अमाउंट वहां पे अलग रहे। ओके, ऑन 1 अप्रैल 2016 द स्टॉक ऑफ मिस्टर हरि प्रसाद वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर बट सफिशिएंट रिकॉर्ड्स वेर सेव फ्रॉम विच फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वेर असर्टेन। अब यहां पे डेट ऑफ फायर कौन सी है? डेट ऑफ फायर आपकी 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 डेट ऑफ फायर है। सो अब यहां पर देखते हैं अभी कि स्टॉक एट कॉस्ट ऑन 1 जनवरी 2015। अब उसने स्टॉक अपने को कब दिया है? 1 जनवरी 2015 का। तो इसका मतलब इनका साल शुरू हो रहा है 1 जनवरी को, ये तो बात अपने को पता चल गई। 1 जनवरी को साल शुरू हो रहा है और खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को। तो ये वाला साल जो हमारा शुरू हुआ 1 जनवरी 2016 और खत्म हुआ हमारा 31 दिसंबर 2016, ये आपकी डेट ऑफ फायर, डेट ऑफ फायर आपकी है, डेट ऑफ फायर आपकी 1 अप्रैल 2016, ये थी आपकी डेट ऑफ फायर। ओके, डेट ऑफ फायर। अब इस क्वेश्चन में उसने अपने को इंफॉर्मेशन जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2015 और 2016 है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2015 और 2016 है, उसके बारे में उसने अपने को इंफॉर्मेशन दिया। इसका मतलब आप इंडिकेशन समझ जाओ वो क्या कहना चाह रहा है आपको। पिछले साल का उसने इंफॉर्मेशन दिया ओपनिंग स्टॉक की, इस साल की इंफॉर्मेशन दिया। इसका मतलब इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नहीं दिया होगा, तो पिछले साल का हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि उसने अपने को पिछले साल ट्रेडिंग अकाउंट की इंफॉर्मेशन पिछले साल की उसने अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट 1 जनवरी 2015, पिछले साल का स्टॉक है ओपनिंग स्टॉक। फिर स्टॉक एट कॉस्ट 31 दिसंबर 2015, पिछले साल का इसने यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिया, और पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक मतलब इस साल का क्या है? ओपनिंग स्टॉक। परचेजेस ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015, ये लास्ट ईयर का ही आपका परचेज है आपका। सेल्स ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015, पिछले साल का सेल्स है। देन परचेजेस 1 जनवरी 2016 टू 31 मार्च, मतलब इस पीरियड का भी उसने यहाँ पे परचेज, और सेल्स 1 जनवरी 2016 टू 31 मार्च 2016, इस पीरियड का सेल्स दिया है। तो पिछले साल की उसने इंफॉर्मेशन ट्रेडिंग अकाउंट की थी टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट, देन वी विल कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ लास्ट ईयर, और हम यही मानेंगे जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ लास्ट ईयर था वही ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इस पीरियड में भी वही रहेगा। अब क्या हुआ आगे, हमने बोले सर अभी तक तो क्वेश्चन बहुत सिंपल लग रहा है सर, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। तो अब आगे हमने देखे ये नया पॉइंट है। डू यू रिमेंबर जब फर्स्ट सेशन हुआ था तो वहां पे हम लोगों ने बात किए थे, जब फर्स्ट सेशन जब हुआ था तो मैंने आपको यहाँ पे जब पढ़ाया था, तो यहाँ पे हमने जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट जो डिस्कस किए थे, यहाँ पे आपको बताया था कि ये जो सेल हुआ है यहाँ पे, ये जो 1000 रुपीज का सेल है, तो कुछ नॉर्मल आइटम नॉर्मल जीपी रेशियो पे गए और कुछ एबनॉर्मल आइटम है। व्हाट डू मीन बाय एबनॉर्मल आइटम? एबनॉर्मल आइटम के लिए मतलब हमारे लिए यहाँ पे कि जो भी नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पे नहीं है, नहीं बिक रहा है, वो हमारे लिए एबनॉर्मल आइटम। तो यहां पर एबनॉर्मल आइटम जब भी आता है तो मैंने आपको सिखाया था, वहां पे थ्योरी में बोला था कि यहां पे अपन 3 कॉलम बनाएंगे। कोई भी क्वेश्चन में एबनॉर्मल आइटम आया तो, कोई भी क्वेश्चन में अगर एबनॉर्मल आइटम आता है तो अपन क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 3 कॉलम बनाएंगे, नॉर्मल, एबनॉर्मल और टोटल। तो यहां पे क्यों एबनॉर्मल का कॉलम अलग से बनाते हैं? क्योंकि नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पे बिका नहीं है। तो हम लोग जो जीपी रेशियो लगाते हैं यहाँ पे 30%, जो भी रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया है, वो हम किस पे लगाते? नॉर्मल आइटम जो आपका सेल हुआ है, नॉर्मल जीपी रेशियो पे जो गया। लेकिन उस रेशियो पे कोई चीज नहीं बिकी तो एबनॉर्मल आइटम होता है, उस पे नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नहीं लगा सकते, क्योंकि वो उस रेशियो पे बिका ही नहीं है।
तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम लोग अपने अमाउंट, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे और उसमें मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हमने जब भी बनाए, अमाउंट का हमने एक ही कॉलम रखे। अमाउंट के कितने कॉलम रखे, अमाउंट का हम लोगों ने एक ही कॉलम रखे, ठीक है। लेकिन अब हमको अमाउंट के कितने कॉलम रखना, हमको अमाउंट के 3 कॉलम रखना पड़ेगा, एक नॉर्मल, एक एबनॉर्मल और दोनों की टोटल का एक कॉलम। हम एबनॉर्मल का क्यों रख रहे हैं, क्योंकि एबनॉर्मल आपका नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पे नहीं बिका है, तो फिर वो कितने में, किस परसेंटेज पे बिका, क्या प्रॉफिट लॉस पे बिका, उसकी इंफॉर्मेशन वो क्वेश्चन में अपने को देगा, उसकी इंफॉर्मेशन अपने को क्वेश्चन में जरूर देगा। अब ये जो पैरा है आपके सामने, ये जो नेक्स्ट पैरा, ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट पैरा। वो बहुत बार होता है कि क्वेश्चन में जब इंश्योरेंस क्लेम के क्वेश्चन पूछती है एग्जाम में, तो वो इस तरह के एडजस्टमेंट देता है। पेशेंस रखना, एक एक पॉइंट आपको बोलूंगा, उसको ध्यान से मेरी बात को सुनना, क्योंकि ये वाला जो पैरा है आपका, ये वाला जो पैरा है, ये बार बार रिपीट होगा, ये बार बार रिपीट होने वाला है। रिपीट होने वाला है मतलब आगे के क्वेश्चंस में भी इस तरह का पैरा आते जाएगा। अब वो हमसे कहते हैं, इन वैल्यूइंग द स्टॉक फॉर द बैलेंस शीट एट 31 December 2015 रुपीज 4600 had been written off on certain stock which was a poor selling line having the cost rupees 13,800. A portion of these goods were sold in March 2016 at a loss of rupees 500 on original cost of rupees 6,900. The remainder of this stock was now estimated to be worth its original cost. Subject to the above exception, gross profit had remained at a uniform rate throughout the year. Uniform rate, uniform का मतलब था एक जैसा, तो जैसा जीपी रेशियो पहले था अभी भी बोलता वैसा ही है। The value of stock salvage was rupees 11,600. The policy was for rupees 1 lakh and was subject to average clause. Work out the amount of claim of loss by fire. तो ये पैरा जो मैंने रीड किया, अभी अपन उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते जो जो चीज हमको ड्रॉ करना है। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमको यहाँ पे ड्रॉ करना होगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अपन लिखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर आपका ये है 7। आपका पेज नंबर कौन सा है वहां पे, पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 12 है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे पेज नंबर 12। सो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, ओके, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड 1st of January to 1st of April 2016। अब ध्यान से, अब इसको और एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ध्यान से, ये जो आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने जा रहे हैं, ये जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट जो हम लोग बनाने जा रहे हैं, ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, ध्यान से इसको अपन ने कैसे करना है, इसको 3 कॉलम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में रहेंगे, एक नॉर्मल, एक एबनॉर्मल, एक टोटल। तो थोड़ा ध्यान से, क्योंकि आप इस तरह का क्वेश्चन अभी पहली बार कर रहे, पहली मतलब एबनॉर्मल आइटम वाला पहली बार हो रहा है अभी, ओके। सो यहाँ पे इसको ड्रॉ करेंगे आप 6-7 लाइन का, अमाउंट कॉलम में गड़बड़ नहीं करना, ध्यान से आप उसको लिखेंगे। तो 6-7 लाइन का अमाउंट कॉलम में याद रखना 3 कॉलम बनाना है हमको। तो ये आपका नॉर्मल आइटम, एबनॉर्मल और टोटल, नॉर्मल, एबनॉर्मल और टोटल, नॉर्मल, एबनॉर्मल, नॉर्मल, एबनॉर्मल और टोटल, ओके। इसको 6-7 लाइन का आप ड्रॉ करो, नॉर्मल, एबनॉर्मल और टोटल, ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन में, इसके बाद आपने एक पेज, जनरली मुझे तो लगता है यहाँ पे एक पेज, इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, फिर एवरेज क्लॉज रखते, तो इतना स्पेस आपने रखना जितना आपको स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक और एवरेज क्लॉज के लिए लगता है, और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे इतना स्पेस रखे बाद फिर आप बनाओगे यहाँ पे वर्किंग नोट, उसके बाद आप बनाएंगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1, ट्रेडिंग अकाउंट, जो कि पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। क्यों ट्रेडिंग अकाउंट अपने को बनाना है पिछले साल का, टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st of December 2015।
इसको भी आप 6-7 लाइन का ड्रॉ करेंगे, 6-7 लाइन का ड्रॉ करेंगे। ओके, ओके, इसको ड्रॉ करेंगे आप 6-7 लाइन का बेटा। ओके, ये कौन से साल का ट्रेडिंग अकाउंट है? पिछले साल का। क्यों पिछले साल का? टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट। क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिया नहीं है। अब इसको एक एक करके आप ध्यान से लिखेंगे। आपको यहां पे देखिए 1,47,000 स्टॉक एट कॉस्ट 1 जनवरी 2015, पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक है। तो ये वर्किंग नोट नंबर 1 में लिखेंगे आप। अच्छा, यहां पे 3 कॉलम मत क्रिएट कर देना पिछले साल के ट्रेडिंग अकाउंट में, यहां पे नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। इस साल किस में आप करेंगे, ठीक है। तो यहां पे आप लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, जो कि दिया आपको 1,47,000 जो ओपनिंग स्टॉक दिया। स्टॉक एट कॉस्ट ऑन 31 दिसंबर 2015, स्टॉक एट कॉस्ट ऑन 31 दिसंबर 2015 1,59,200। ये पहला क्वेश्चन है एबनॉर्मल वाला, तो मैं आपको इसीलिए अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आप फिलहाल इस क्लोजिंग स्टॉक को आप इनर कॉलम में लिखना। ये जो क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल का, इसको फिलहाल इनर कॉलम में लिखना। क्यों लिखना मैं आपको 2 मिनट में कहता हूं। ये पहला एबनॉर्मल वाला क्वेश्चन है, एबनॉर्मल आइटम वाला, फिर आपको आगे समझ आदत हो जाएंगी, लेकिन फिलहाल आप इसको इनर कॉलम में लिखो। थोड़ी देर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यों इसको इनर कॉलम में बोला। 1,59,200। ओके, उसके बाद आपको कहता है परचेजेस ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015, पिछले साल का परचेज 7,96,000। तो आप यहां पे लिखेंगे टू परचेज 7,96,000। ओके, उसके बाद आपने सेल्स ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015, ये आपको दिया 9,74,000। तो यहां पे सेल्स लिखेंगे पिछले साल का, बाय सेल्स 9,74,000। उसके बाद परचेज, ये इस साल का परचेज दिया। किस साल का परचेज दिया आपको? ये 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक है। तो 2 मिनट के लिए ना ये परचेज में तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 2 मिनट के लिए मैं इसको हाईलाइट करके रखा और अपन बाद में इसको कवर करेंगे। 2 मिनट के लिए इसको अपन छोड़ देते, मतलब मैंने हाईलाइट कर दिया, भूलेंगे नहीं अपन। तो 2 चीज अभी अपन ने लिखे नहीं, इसको थोड़ी देर बाद अपन लिखेंगे, डोंट वरी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पैरा आपके सामने आता है और बहुत अच्छे से आप हर बात को अभी समझते जाएंगे, हर बात को भी आप समझते जाएंगे। अब यहां पे वो कहता है इन वैल्यू इन द स्टॉक फॉर द बैलेंस शीट एट 31 दिसंबर 2015 rupees 4,600 had been written off on certain item which was a poor selling line having the cost rupees 13,800। अब समझना पुअर सेलिंग लाइन का मतलब क्या होता है, कि वो पुअर सेलिंग लाइन का मतलब होता है कि वो नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पे नहीं बिक रहा। पुअर सेलिंग लाइन मतलब ज्यादा बिकता नहीं है, बिक नहीं रहा है। इसीलिए क्या हुआ, उसको आपने 13,800 रुपए की पूरी कॉस्ट है। तो जो गुड्स एबनॉर्मल नेचर का, जो नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पे नहीं बिक रहा, वो कितना है आपका? 13,800 रुपए का। तो जो नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पे नहीं बिकता है गुड्स, वो आपके कितना है? 13,800 रुपए का वो गुड्स है। तो मैं यहां पे लिखता हूं। इसके बाद ये आपको ये इसके नीचे जीपी रेशियो बस कैलकुलेट करना पड़ेगा, 3-4 लाइन रहेंगी। उसके बाद फिर मैं यहां पे लिखता हूं। इसके नीचे तो जीपी रेशियो कैलकुलेट 3-4 लाइन बस आएंगे, उसके बाद मैं डिस्कशन कुछ कर रहा हूं। तो मैंने कहा कि एबनॉर्मल आइटम जो है वो दिया है क्वेश्चन में 13,800 रुपए का एबनॉर्मल आइटम है। ध्यान से समझना। तो वो कहता है कि एबनॉर्मल आइटम हमारा 13,000 कितने का? 13,800 रुपए का हमारा एबनॉर्मल आइटम है। अब आगे कहता है, ऊपर में उसने 4,600 जो राइट ऑफ किया उसके बारे में बात करता हूं, लेकिन अभी आप इतना सुनिए, पुअर सेलिंग लाइन जो एबनॉर्मल आइटम है वो कितने का? 13,800 रुपए का। ए पोर्शन ऑफ दीज गुड्स वेर सोल्ड इन मार्च 2016। आपने इसका कोई पोर्शन बेचे, इसका कोई पोर्शन बेचे, मतलब पूरा 13,800 नहीं बेचे, उसका कोई पोर्शन बेचे, और जो पोर्शन बेचे एट ए लॉस ऑफ रुपीज 500 रुपए के नुकसान पे बेचे। तो 13,800 रुपए में से कुछ पोर्शन बेचे, पूरा नहीं बेचे, वो एबनॉर्मल आइटम का कोई पोर्शन बेचे, वो के जो कि आपने 500 रुपए के नुकसान पे बेचे। ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ रुपीज 6,900, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 6,000 रुपए 900 थी,
उसको हमने 500 के नुकसान पे बेचे। इसका मतलब टोटल एबनॉर्मल आइटम जो आपका है वो है 13,800 रुपए का टोटल एबनॉर्मल आइटम। इसमें से कुछ एबनॉर्मल आइटम को हमने क्या करे, बेचे। तो ये एबनॉर्मल आइटम का सेल करे हमने, तो वो कहता है कि हमने 500 रुपए के नुकसान पे बेचे, तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी, बोलता है 6,900। तो जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 6,900 रुपए, और आपने उसको लॉस में बेचे, नुकसान में बेचे। कितने नुकसान में बेचे? 500 के नुकसान पे बेचे। तो आप बताओ मेरे को, एबनॉर्मल आइटम है ना, कोई प्रॉफिट पे नहीं बिक रहा है, नुकसान में बिका। तो मैंने आपको कहा था एबनॉर्मल आइटम के बारे में वो क्वेश्चन में हमको इंफॉर्मेशन देगा। एबनॉर्मल आइटम के बारे में वो क्वेश्चन में हमको इंफॉर्मेशन देगा। तो देखो उसने एबनॉर्मल आइटम के बारे में क्वेश्चन में हमको इंफॉर्मेशन दिया कि 13,800 रुपए का एबनॉर्मल आइटम था, जिसमें से हमने 6,900 रुपए की चीज को 500 के नुकसान पे बेचे। तो कितने में बेचे होंगे? 6,900 की चीज को 500 के नुकसान पे बेचे। तो आप प्रॉफिट को ऐड करते हो, लॉस को माइनस करेंगे। तो आपने इसको बेचे 6,400 रुपए में। कितने में बेचे बेटा? 6,400 रुपए में। इसका मतलब 13,800 रुपए के जो एबनॉर्मल आइटम थे वो प्रॉफिट तो भूल जाओ, उसको लॉस में बेचा गया, लेकिन पूरा 13,800 का क्लोजिंग स्टॉक नहीं। तो 13,800 का एबनॉर्मल आइटम पूरा नहीं बिका। 13,800 में से हमारा 6,900 का एबनॉर्मल आइटम 500 के नुकसान में बिका। तो 6,900 की चीज 500 के नुकसान में जब बिकी तो वो कितने में बिकी? 6,400 रुपए में बिकी, 6,400 में बिकी। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग स्टॉक? क्योंकि व्हाट अबाउट द रिमेनिंग एबनॉर्मल आइटम, क्योंकि 13,800 में से हमने 6,900 का ही बेचे 500 के नुकसान में, तो सेल वैल्यू 6,400। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग? पूरा एबनॉर्मल आइटम थोड़ी ना बिका, कुछ पोर्शन बिका। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग? तो क्वेश्चन में कहता है हमसे द रिमाइंडर ऑफ दिस स्टॉक वॉज नाउ एस्टिमेटेड टू बी वर्थ इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। मतलब बचा हुआ बिका नहीं और उसकी वैल्यू उतनी है जितनी उसकी ओरिजिनल कॉस्ट की थी। तो यहां पे बचा हुआ जो है वो ये स्टॉक हुआ, ये बचा हुआ एबनॉर्मल आइटम का स्टॉक हुआ। तो वैसे तो एबनॉर्मल आइटम थे 13,800 रुपए के, उसमें से 6,900 का बिक गया। तो 13,800 में से 6,900 का बिका 6,400 में, वो बात अलग है, लेकिन 13,800 में से 6,900 का बिक गया, तो बच्चा भी 6,900 ही है। वो कोइंसिडेंस हुआ है, जो बिका 50% बिका 50% स्टॉक पे। तो जो है बेटा अभी वो राइट ऑफ वाले पॉइंट पे मैं आने का हूं। ये जो राइट ऑफ वाला पॉइंट है, थोड़ा पेशेंस रखेंगे आप लोग। ये 4,600 को मैं भी डिस्कस नहीं किया, उसको भी करूंगा थोड़ी देर में। तो मैंने जो कहा उस बात को ध्यान से सुना। तो मैंने कहा एबनॉर्मल आइटम जो था 13,800 का था, उसमें से 6,900 का बेचे 500 के नुकसान पे। मतलब कितने में बेचे? 6,400 में। और जो स्टॉक था आपका उसमें से 13,800 में से 6,900 का बिक गया, तो स्टॉक में 6,900 का रखा हुआ है। ये एबनॉर्मल आइटम के बारे में। तो इसको किस तरीके से मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे हम अभी 2 मिनट में चर्चा करेंगे। इसको हमको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना रहेगा। किस तरीके से लिखेंगे वो आपको मैं थोड़ी देर में अपन बात करेंगे। लेकिन मैं वापस इस पे आता हूं। हमने जो ट्रेडिंग अकाउंट पिछले साल का बनाया, ये ट्रेडिंग अकाउंट क्यों हमने पिछले साल का बनाया? टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब बातों को मेरी, अभी मैं जो चीज लिखने जा रहा हूं अभी यहां पे, आपने अभी मत लिखना। क्यों? क्योंकि फिगर मैं भी चेंज करने हूँ, थोड़ी देर में फिगर चेंज करूंगा, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं भी ऐसा लिख रहा हूं। मैंने कहा कि ये जो आपका पिछले साल का जो एक राइट ऑफ का मतलब क्या होता है, थोड़ी देर पेशेंस रखेंगे बेटा। वो राइट ऑफ का मतलब मैं बोलूंगा, वो पॉइंट बोलूंगा, अभी बात सुनो, ठीक है। अब ये 1,59,200 ये है, ठीक है। 1,59,200 क्लोजिंग स्टॉक लास्ट ईयर का। अभी आपने कुछ मत लिखना, अब मैं जो लिखने जा रहा हूं, क्योंकि ये फिगर्स को मैं क्या करूंगा अभी थोड़ी देर में चेंज करने वाला हूं, ठीक है। तो आपने मत लिखना, अभी मैं कलर चेंज कर दूं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं अगर ये 1,59,000 आपने नहीं लिखना बेटा भैया, 1,59,200 ये क्लोजिंग स्टॉक को मैंने यहां पे लिखा, ये क्लोजिंग स्टॉक को मैंने यहां पे लिखा जो क्वेश्चन में पिछले साल का दिया है, ठीक है। अब मैंने इसकी टोटल का ये क्लोजिंग स्टॉक मैंने अगर यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट लिखा, मैं जान के हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि उसको मेरे को अभी हटाना है इसको अभी। ग्रॉस प्रॉफिट मैंने लिया तो 9,74,000 प्लस 1,59,200 माइनस 1,47,000
माइनस 7,96,000, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट यहां पे आ जा रहा है 1,90,200, 1,90,200, ओके 1,90,200, ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ जा रहा है। ठीक है, आपने लिखना नहीं बेटा, अभी फिगर में चेंज करो। अब मैंने कहा कि मैं यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जब कैलकुलेट करता हूं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जब मैं कैलकुलेट करता हूं, तो यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कितना है पिछले साल का, फाइनेंशियल ईयर 2015 का, डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो मैंने कैलकुलेट किया ग्रॉस प्रॉफिट, अभी आपने लिखना नहीं प्लीज, बार बार कह रहा हूं, 1,90,200 डिवाइडेड बाय सेल्स था आपका 9,74,000 मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो ये आता है 1,90,200 डिवाइडेड बाय 9,74,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करा, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 19.52% आ रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना आ रहा है? 19.52% आ रहा है। अब समझो यहां पे हम लोग जब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पिछले साल का कैलकुलेट करते, हमारा पर्पस क्या है, ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का पर्पस क्या है, इस चीज को समझना। पर्पस मेरा ये है इस ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने का कि मैं ये निकाल सकूं, ये ग्रॉस प्रॉफिट, वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल सकूं जब मैं नॉर्मल गुड्स पे बेचता हूं तो उस पे मुझे कितना परसेंटेज ग्रॉस प्रॉफिट होता है, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, वो हमारा पर्पस है। मैं मानता हूं कि पिछले साल का जब ये ट्रेडिंग अकाउंट बना होगा तो यहां पर उन लोगों ने, यहां पर मैं कह रहा हूं यहां पे 19.52% उन्होंने जो स्टॉक लिखे 159 ऐसा आया होगा फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट में। लेकिन मैं यहां पे इंश्योरेंस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोलूं तो मेरा ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का पर्पस क्या है, बोलो। मेमोरेंडम ट्रेडिंग का पर्पस है कि टू फाइंड आउट द स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। आपका ये ट्रेडिंग अकाउंट, पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का पर्पस क्या है? आपका पर्पस ये है, आप अभी कुछ भी नहीं लिखेंगे वहां पे कमेंट बॉक्स में, आप सिर्फ मेरी बात, यहां पे मेरी बातों को सुनोगे बेटा, ठीक है। आप कुछ भी नहीं लिखोगे अभी वहां पे, सिर्फ मेरी बातों को आपको सुनना और आपको कुछ नहीं लिखना है कमेंट बॉक्स में अभी देख ही नहीं रहा हूं, मैं आखिरी में देखूंगा उसको। तो मैंने आपसे ये कहा कि यहां पे जो आपका एबनॉर्मल, ये जो आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है आपका, तो यहां पे पहली चीज हम थे कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का पर्पस क्या है, हमारा पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का पर्पस क्या है। मेरा पिछले साल ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का पर्पस ये है कि टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। हमारे लिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो यहां पे क्या है? हमारे लिए वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है क्योंकि हम लोग जब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते, जो नॉर्मल सेल है उस पे जीपी रेशियो लगाते, एबनॉर्मल की इंफॉर्मेशन तो हमको क्वेश्चन में दी हुई रहती, जैसे इस क्वेश्चन में दी। तो मैं पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट इसीलिए बना रहा हूं ताकि मैं ये निकाल सकूं कि जब मैं कोई नॉर्मल गुड्स बेचता हूं तो उस पे मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना होता है। अब क्या हुआ, अब राइट ऑफ वाले पॉइंट पे आता हूं कि इन लोगों ने जब पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक ये लिख रहे थे 1,59,200, ये क्लोजिंग स्टॉक लिख रहे थे, तो वो हमसे ये कहता है in valuing the stock for balance sheet at 31st December 2015 rupees 4,600 had been written off on certain stock which was a poor selling line having the cost of rupees 13,800। ऐसा जो एबनॉर्मल आइटम जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 13,800 रुपए थी, पिछले साल आप जब ये क्लोजिंग स्टॉक लिख रहे थे, पिछले साल जब आप ये क्लोजिंग स्टॉक लिख रहे थे, क्लोजिंग स्टॉक आपने इसमें 4,600 रुपए कम लिखे होंगे ना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वी डू द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो उनको लगा होगा कि एनआरवी एबनॉर्मल आइटम की कम है तो उन्होंने एनआरवी पे लिखे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं यहां पे उन्होंने इसके ओरिजिनल कॉस्ट से इसको कम कर दिए तो यहां पे जो ग्रॉस प्रॉफिट आया इसमें दो चीज का इफेक्ट आ गया, दो चीज का। पहला, ये ग्रॉस प्रॉफिट में दो चीज का इफेक्ट है। पहला, जो आपने ये सेल पे जो प्रॉफिट हुआ, जो सेल पे जो प्रॉफिट हुआ होगा, वो पहला इफेक्ट है। वो प्रॉफिट तो वहां पर आया है, वो प्रॉफिट तो आया जो सेल पे हुआ, प्रॉफिट ऑन सेल जो हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट वो तो उसमें आया है। लेकिन क्या हुआ कि जब मैं क्लोजिंग स्टॉक लिख रहा था, राइट ऑफ का मतलब होता है कम करना, कम कर देना, रिटर्न ऑफ मतलब कम कर देना। पीएनएल में लिखता आपने रिटर्न ऑफ मतलब क्लोजिंग स्टॉक को कम कर दी। तो पिछले साल जब ये क्लोजिंग स्टॉक आप यहां पे लिख रहे थे, आपने 4,600 रुपए से कम करे उसको। अब कॉमन सेंस लगाना, आप सीए इंटर के स्टूडेंट हो, यहां पे जब आपने क्लोजिंग स्टॉक लिखी, इसको 4,600 रुपए से आपने कम लिखे, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी 4,600 से कम हुआ होगा कि नहीं?
इस क्लोजिंग स्टॉक को आपने पिछले साल राइट ऑफ करे 4,600 रुपए से, राइट ऑफ का मतलब उतने से कम लिखे, तो आपने क्लोजिंग स्टॉक को यहां पे ये 4,600 से कम किए थे, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी 4,600 से कम हुआ होगा। इसका मतलब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, इसमें जो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल तो है, लेकिन इसमें एडजस्ट हो गया लॉस, जो आपने कॉस्ट, वो जो आपने 4,600 से जो यहां पे कम करे बेटा, कम करें यहां 4,600 से, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी 4,600 से कम हो गया। इसका मतलब वो एडजस्टमेंट ऑफ स्टॉक का जो लॉस हुआ, वो लॉस भी एडजस्ट हो गया। और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, ये एडजस्टमेंट के बाद आ रहा है, ये एडजस्टमेंट के बाद आ रहा है। क्यों? क्योंकि भाई ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल तो ठीक है, इसका ग्रॉस प्रॉफिट, लेकिन ये जो आपने यहां पे स्टॉक को 4,600 रुपए से कम करे, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट भी 4,600 से कम हुआ। जब 4,000, अभी मेमोरेंडम ट्रेडिंग में इस साल कैसे लिखेंगे उसको छोड़ दो, उसको 2 मिनट बाद बात करेंगे। अपन पिछले साल की ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें कि पर्पस क्या है, कि हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल सके। सर ये आया नहीं, ये वाला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ये आया ना सर 19.52%, नहीं 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 नहीं, ये वाला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नहीं चाहिए मुझे, वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो चाहिए जो कि मैं गुड्स बेचता हूं, उस पे मेरे को नॉर्मली क्या प्रॉफिट होता है। मगर ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो आपका 19.52% है, इसमें एक इफेक्ट आ गया। कौन सा इफेक्ट आ गया? जो आपने क्लोजिंग स्टॉक को 4,600 रुपए से कम लिखे यहां पे, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी 4,600 रुपए से कम हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट भी, तो वो नुकसान का इफेक्ट भी आ गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल तो यहां पे आया, लेकिन उसके साथ ये एडजस्टमेंट ऑफ स्टॉक जो आपने 4,600 से कम किए, उसका इफेक्ट भी यहां पर आ गया, उसका इफेक्ट भी यहां पर आ गया, उसका इफेक्ट भी यहां पर आ गया। ओके ओके अब यहां पर देखो, अभी ध्यान से मेरी बात सुनो, 10 मिनट पेशेंस रखेंगे आप लोग। उसका इफेक्ट भी यहां पर आ गया। मैंने आपको बोला हूं इसको अभी नहीं लिखना, जो मैंने आपको हाईलाइट किया, मैंने आपको बोला अभी इसको लिखना नहीं, क्योंकि मैं चेंज करने वाला हूं फिगर। तो इसका मतलब मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट 19.52% है, ये मेरा काम का नहीं। क्यों काम का नहीं है? क्योंकि मेरे को वो ये वाला ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, ये वाला ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए ना भाई, कि ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स पे कितना हो रहा है। मगर जो आपने क्लोजिंग स्टॉक को 4,600 रुपए से कम लिखे, वो नुकसान का भी इसमें एडजस्टमेंट हो गया। तो भाई वो वाला नहीं चाहिए मेरे को जो नॉर्मल गुड्स जो बिकता है उस पे कितना। इसलिए मेमोरेंडम ट्रेडिंग की फिक्र मत करना, उस पर अभी मैं आऊंगा। इसलिए यहां पे मैं ऐड करूंगा, क्या ऐड करूंगा? अमाउंट रिटर्न ऑफ एड बैक टू रिस्टोर एट फुल कॉस्ट, उसको फुल कॉस्ट पे अपन लेके आएंगे। तो 4,600 को अपन ने पिछले साल, एबनॉर्मल आइटम होगा भले 13,800 का, लेकिन आपने होगा 13,800 का, लेकिन आपने उसमें से पिछले साल स्टॉक को कितने से कम करते? 4,600 से। तो मैं कहता हूं 1,59,200 प्लस 4,600, तो ये टोटल कॉस्ट पे आ गया। ये किस पे आ गया मेरा? ये टोटल कॉस्ट पे आ गया। तो ये अमाउंट आ गई आपकी 1,63,800। तो अब जो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट जो आता है वो चेंज हो जा रहा है, 9,74,000 प्लस 153,800, ये आया आपका 11 लाख, थोड़ा 11,37,800, 11,37,800 माइनस 1,47,000 माइनस 7,96,000, तो ये आ रहा है आपका 1,94,800। और इस ग्रॉस प्रॉफिट को जब मैं यहां पे लिखता हूं, इस ग्रॉस प्रॉफिट को जब मैं यहां पे लिखूंगा, तो यहां पर मेरा जीपी रेशियो चेंज हो जाएगा। तो मैंने लिखा 1,94,800, सेल्स है 9,74,000, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 9,74,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये रहा 20%। तो ये जो 19.52% आ रहा था, उसमें क्यों 19.52% आ रहा था? क्योंकि वो हमारा जो आपने क्लोजिंग स्टॉक को जो कम पे लिखे थे, क्लोजिंग स्टॉक को जो कम पे लिखे थे, ओके, तो क्लोजिंग स्टॉक, अभी मैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग को भी ध्यान भी नहीं देना बेटा। तो क्लोजिंग स्टॉक जो आपने कम पे लिखे थे, है ना, तो क्लोजिंग स्टॉक आपने क्यों फुल कॉस्ट पे लेकर आए? क्योंकि ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का पर्पस मेरा क्या था? टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट। कौन सा ग्रॉस प्रॉफिट? जो सेल्स पे आपने कमाए। तो ये आपका आगे 20% ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल। जब नॉर्मल गुड्स बेचते तो उस पर आपको ग्रॉस प्रॉफिट होता है 20%। कितना होता है आपको? 20%।
ये ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए था मेरे को। अब हम आते, ये हमारा हो गया पिछले साल का, ये हमारा कौन सा हो गया, पिछले साल का। तो हमने ये फाइंड आउट कर लिए, ये फाइंड आउट कर लिए भाई कि हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है नॉर्मल गुड्स बेचने पे कितना होता है हमारा, वो होता है हमारा 20%। अब ये क्लोजिंग स्टॉक फुल कॉस्ट पे आ गया 1,63,800। ध्यान से मेरी बातों को सुनोगे। मैंने कहा कि मैंने मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। अब मैंने यहां पे 3 कॉलम रखा, एक नॉर्मल गुड्स का, एक एबनॉर्मल का और एक टोटल। तो मैं यहां पे लिखता हूं, मैंने यहां पे लिखा ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक। तो जो ओपनिंग स्टॉक रहा, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाए और एबनॉर्मल आइटम अगर आपको क्वेश्चन में आया तो ख्याल रखना 3 कॉलम बनेंगे। सबसे पहली चीज आपके 3 कॉलम बनेंगे, 3 कॉलम बनेंगे आपके, नॉर्मल, एबनॉर्मल और टोटल, 3 कॉलम बनेंगे। और सबसे पहले जब आप अमाउंट, ये रेडिंग से लिख रहा हूं, एग्जाम में मत लिख के आना सर, सबसे पहले आप टोटल वाले कॉलम पे लिखना, फिर एबनॉर्मल और फिर नॉर्मल। क्या सिखाया मैंने आपको, जब भी मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे और उसमें एबनॉर्मल मतलब 3 कॉलम वाला, नॉर्मल, एबनॉर्मल, टोटल वाला, तो हमेशा अमाउंट सबसे पहले टोटल वाले कॉलम में लिखना, फिर एबनॉर्मल वाले में लिखना, और जो भी बैलेंस बचेगा वो नॉर्मल वाले में। तो मैं पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक अगर मैं देखूं तो वो क्लोजिंग स्टॉक था 1,63,800। क्लोजिंग स्टॉक कितना था पिछले साल का, 1,63,800, 1,63,800। यहां पे जो 1,63,800 ये आपका जो आया 1,63,800, ये क्लोजिंग स्टॉक कब का है, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था। लेकिन इस क्लोजिंग स्टॉक में कुछ एबनॉर्मल आइटम है, ध्यान से, इस क्लोजिंग स्टॉक में कुछ एबनॉर्मल आइटम है। अब वो कहता है हमसे क्वेश्चन में कि आपने जब पिछले साल वैल्यूएशन करे थे तो क्लोजिंग एबनॉर्मल आइटम 13,800 का था, हमने पिछले साल राइट ऑफ 4,600 किए थे, इसीलिए मैंने यहां पे पिछले साल के ट्रेडिंग अकाउंट में 4,600 ही ऐड किया, 4,600 ही ऐड किया। मगर ये जो आपका टोटल 163,800 आया, इसमें एबनॉर्मल आइटम सिर्फ 4,600 का नहीं है, इसमें एबनॉर्मल आइटम है 13,800 रुपए का, 13,800 रुपए। ऐसा क्यों, आपने फिर यहां पे 13,800 ऐड बैक करता, नहीं नहीं नहीं, 13,800 पूरा टोटल एबनॉर्मल आइटम की कीमत है। लेकिन हमने पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक को 13,800 से कम नहीं किए थे, हमने पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक को 4,600 से कम किए थे, इसीलिए हमने यहाँ पे 4,600 को क्या करे, ऐड बैक करे। क्या करे, 4,600 ऐड बैक टू ओरिजिनल कॉस्ट पे लाने। लेकिन ये 163,800 जब इस साल मैंने यहाँ पे, इस साल मैंने जब यहाँ पे 1,63,800 लिखा, इसमें एबनॉर्मल आइटम कितना है आपका, 13,800 रुपए का एबनॉर्मल आइटम है। कितने का एबनॉर्मल आइटम है, 13,800 रुपए का। लेकिन पिछले साल तो वहां पे एडबैक आपने 4,600, क्यों, क्योंकि पिछले साल राइट ऑफ कम आपने 4,600 से किए थे, इसलिए एडबैक उतना का। लेकिन टोटल क्लोजिंग स्टॉक में पिछले साल एबनॉर्मल आइटम था 13,800 का। तो सबसे पहले आप ये टोटल लिखोगे, उसके बाद एबनॉर्मल आइटम। देखो सबसे पहले फर्स्ट टोटल, सेकेंड एबनॉर्मल। तो अगर 163,800 में 13,800 रुपए का एबनॉर्मल है, तो नॉर्मल कितने का हुआ, वो नॉर्मल हुआ आपका 1,50,000 रुपए का। नॉर्मल कितना होगा, 1,50,000 रुपए का। इस चीज को ध्यान से सुनेंगे। तो आपका जो एबनॉर्मल आइटम है वो ओपनिंग स्टॉक में है, ओपनिंग स्टॉक में। भाई पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक की बात कर तो ओपनिंग स्टॉक में ना, कोई बोल रहा है परचेज, परचेज में नहीं है, बोलेगा परचेज में रहा तो, और जनरली परचेज में नहीं रहता, कोई एबनॉर्मल आइटम अपन नहीं लेते जनरली, ठीक है। अब ध्यान से, तो सबसे पहले मैंने बोला कि क्लोजिंग स्टॉक 163,800 है, उसमें एबनॉर्मल 13,800, तो नॉर्मल कितना हुआ आपका 1,50,000। अब मैं क्वेश्चन में एबनॉर्मल आइटम की ट्रीटमेंट पे और आऊंगा अभी, सेल्स ये सब में भी। अब मैंने कहा कि भाई पिछले साल का परचेज, इस साल का परचेज है आपका 3,24,000, 3,24,000 का परचेज है। तो इस परचेज में कोई एबनॉर्मल आइटम नहीं है, वो ओपनिंग स्टॉक में एबनॉर्मल आइटम है। तो ये आपका जो परचेज आपने लिखे, परचेज जो आपने यहां पे लिखे टू परचेज, तो जो मैं परचेज यहां पे लिख रहा हूं, ये परचेज जो मैंने इस साल जो किया 3,24,000 पूरा का पूरा, वो कौन सा नॉर्मल परचेज है, 3,24,000। वो एबनॉर्मल आइटम किस में था, वो ओपनिंग स्टॉक में था। तो 3,24,000 ये आपने नॉर्मल परचेज की। अब बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपके सामने आ रहा है, आप मुझे बताएंगे यहां पे कि ये जो आपने एबनॉर्मल आइटम का, ठीक है, इस साल जो एबनॉर्मल आइटम हमारा जो ओपनिंग स्टॉक में था, ये ओपनिंग स्टॉक में जो एबनॉर्मल आइटम था 13,800 रुपए का।
क्या वो 13,800 रुपए हमारा पूरा का पूरा क्लोजिंग स्टॉक में या पूरा का पूरा हमने बेचे के? नहीं नहीं नहीं, पूरा का पूरा हमने नहीं बेचे उसको। हमने कितने का एबनॉर्मल आइटम बेचे? 6,000। हमने कितने का एबनॉर्मल आइटम बेचे? हमने एबनॉर्मल आइटम बेचे 6,900 रुपए का। 6,900 रुपए का बेचे हमने 500 रुपए के नुकसान पे। तो कितने में बेचे? हमने उसको बेचे 6,400 में। तो हमको जो पिछले साल की जो सेल्स की, इस साल की जो सेल्स की फिगर है 4,62,400, ये सेल्स तो मैंने यहां पे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट जो बना रहा हूं, मैंने यहां पे ये सेल्स की फिगर लिखा, ये सेल्स की फिगर मैंने यहां पे लिख दिया 4,62,400, ये टोटल सेल है। तो क्या ये टोटल सेल्स में कोई एबनॉर्मल आइटम का सेल्स है क्या? क्या ये 4,62,400 जो टोटल सेल है इस पीरियड का, बताओ इस 4,62,400 में कोई एबनॉर्मल आइटम का सेल हुआ है क्या? कोई एबनॉर्मल आइटम का सेल हुआ है क्या? बताओ। यस। कितना हुआ है आपका एबनॉर्मल आइटम का सेल? ये 4,000, ये आपने 13,800 में से 6,900 का बेचे। कितने में बेचे? 500 के नुकसान पे। मतलब सेल वैल्यू, सेल में 6,400 रुपए ये एबनॉर्मल आइटम है। 6,400 रुपए एबनॉर्मल आइटम है। तो यहां पे मैं कहता हूं कि 4,62,400 में 6,400 का एबनॉर्मल आइटम का सेल है। उसकी 6,900 की चीज थी, हमने 500 के नुकसान पे बेचे। तो कितने में बेचे थे? 6,400 में बेचे थे। मतलब ये जो सेल है 4,62,400, उसमें हमने 6,400 के नुकसान, 500 के नुकसान पे बेचे। आपका 4,62,400 में एबनॉर्मल आइटम 6,400 का है, सेल वैल्यू है। तो सेल एबनॉर्मल आइटम का सेल 6,400 है। तो बताओ नॉर्मल सेल कितना होगा? 4,62,400 में 6,400 का एबनॉर्मल आइटम है, तो नॉर्मल सेल हुआ आपका 4,56,000। 4,56,000। अब ध्यान से, अब मैं कहता हूं कि मेरे को एबनॉर्मल आइटम का लॉस कितना है वो पता है। एबनॉर्मल आइटम का लॉस है 500 रुपए। तो कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि 500 रुपए सर ने ऐसा क्यों लिखे। अरे भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आप मेरे को बताओ कि जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाए, मैंने कहा ये ट्रेडिंग अकाउंट बना, मैं सिर्फ एबनॉर्मल आइटम की बात करता हूं। एबनॉर्मल आइटम का ओपनिंग स्टॉक कितना था? ओपनिंग स्टॉक एबनॉर्मल आइटम का 13,800 रुपए था। क्लोजिंग स्टॉक अभी लिखूंगा, बैलेंसिंग फिगर भी आ जाएंगी। क्लोजिंग स्टॉक एबनॉर्मल आइटम का 6,900 रुपए, समझाने से भी एबनॉर्मल आइटम लिख रहा 6,900। और आपने जो भी एबनॉर्मल आइटम बेचे उसका सेल हुआ है आपका 6,400 का। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट एबनॉर्मल आइटम का समझाने बनाया। ओपनिंग स्टॉक था 13,800, क्लोजिंग स्टॉक है 6,900 एबनॉर्मल का, और सेल हुआ 6,400। तो आप खुद बताओ ना, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है कि ग्रॉस लॉस आ रहा है एबनॉर्मल आइटम? अरे खुद सोचो, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है कि ग्रॉस लॉस? क्रेडिट साइड शॉर्ट जा रहा है तो ये लॉस आ रहा है। यहाँ पे 500 रुपए का लॉस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 500 रुपए का लॉस आ रहा है। तो इसीलिए ये 6,400 का और ये 500 रुपए का लॉस है आपका। ग्रॉस प्रॉफिट जैसे आप यहाँ पे लिखते हैं ना, टू फाइंड आउट द बैलेंसिंग फिगर स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, तो ये आपका लॉस है एबनॉर्मल आइटम, इसलिए यहाँ पे आया बेटा। प्रॉफिट रहता तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस प्रॉफिट आती है, लॉस रहा तो यहाँ पे रहता है ग्रॉस लॉस। तो बस ये एबनॉर्मल आइटम का लॉस है, तो उसका डेबिट बैलेंस हो रहा है यहाँ पे, ये बैलेंसिंग फिगर आएंगी उसकी। ओके, तो हमने लॉस भी लिखे। लेकिन हम लोग यहाँ पे एबनॉर्मल, अगर मैं यहाँ पे अभी अगर यहाँ पे इसकी अगर मैं टोटल करता हूं, यहां पर अगर मैं टोटल करता हूं, तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अपन उसको निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर। ये मैं यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट अगर मैं लिखूं, ग्रॉस प्रॉफिट अगर मैं लिखूं, तो हमने पिछले साल का जीपी रेशियो कैलकुलेट करते 20% आया था। तो मेरा सेल, नॉर्मल सेल हुआ 4,56,000, ये रहा 4,56,000, इसका 20%, इसका 20%, तो 4,56,000 का 20% आता है आपका 91,200। अब बताओ मेरे को एबनॉर्मल आइटम में मैंने क्यों ये 6,400 को जो एबनॉर्मल आइटम का सेल हुआ इस पे 20% यहाँ क्यों कैलकुलेट नहीं किया? इसीलिए क्योंकि 20% मार्जिन पे बिका ही नहीं है, वो 20% मार्जिन पे बिका ही नहीं है। क्या ये 20% मार्जिन पे बिका है कि 6,000 चाहिए? नहीं सर, ये तो आपका ये नॉर्मल गुड्स, ये बिका 20% मार्जिन पे, उसी पे नहीं। एबनॉर्मल तो क्वेश्चन में बताया, देखो मैंने कहा था एबनॉर्मल के बारे में क्वेश्चन में बोल देगा। तो एबनॉर्मल को उसने बताया कि वो कितने पे गया, वो आपका 500 रुपए के नुकसान पे गया। तो जैसे ग्रॉस प्रॉफिट यहां आता है, ग्रॉस लॉस यहां पे लिखते हैं आप, तो ये 500। अब मैं स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकाल सकता हूं, मगर ये जो आपका क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे जो आएगा
क्लोजिंग स्टॉक जो आपका आएगा ये बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंसिंग फिगर, एंड दिस इज स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। ये जो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर जो आपका स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, ये जो आपका आया आपका बैलेंसिंग फिगर, ये स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर दोनों गुड्स आया, नॉर्मल का भी और एबनॉर्मल का भी। तो पहले हम नॉर्मल की टोटल करते 1,50,000 प्लस 3,24,000 प्लस 91,200, तो ये आपका 5,65,200, 5,65,200 माइनस 4,56,000, तो ये आया आपका 1,09,200। ये किसका स्टॉक है? जिस दिन आग लगी गोडाउन में जो स्टॉक रखा था, नॉर्मल गुड्स कितना था? 1,09,200। एबनॉर्मल की हम टोटल करेंगे 13,800, 13,800, इसमें से आप वो माइनस करेंगे 6,400, 6,400 माइनस 500, तो ये कितना आ रहा है आपका? 6,900। तो ये 6,900 आपका स्टॉक आया किसका? एबनॉर्मल आइटम का। तो ये जो स्टॉक है किसका स्टॉक है? नॉर्मल का। ये जो स्टॉक है वो किसका है? एबनॉर्मल का। तो टोटल स्टॉक कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? वो आ जाएगा 1,16,100, 1,16,100। ये टोटल विल कम 163,800 प्लस 3,24,000 प्लस 91,200, तो ये आ रहा है आपका 5,79,000, 5,79,000, 5,79,000। ओके, माइनस 462,400 माइनस 500, दैट्स कम 1,16,100। अब ये हमने निकाल ली क्लोजिंग स्टॉक। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक हमने निकाले, ये किसका क्लोजिंग स्टॉक निकाले? नॉर्मल, एबनॉर्मल और टोटल। तो हमेशा जब भी ये रहा, पहले टोटल कॉलम में लिखना, फिर एबनॉर्मल में लिखना, और फिर किस में लिखना? नॉर्मल कॉलम में लिखेंगे। अब ओके, अब यहां पे हमने स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकाले। अब चीजें क्या? अब सिंपल है क्वेश्चन, ये आपका एबनॉर्मल का। फिर से हम एक बार इसको डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कि सबसे पहले चीज, आपका टोटल एबनॉर्मल आइटम कितना है? 13,800 रुपए का। उसमें से आपने बेचे कितना? 6,900 का। कितने के नुकसान पे बेचे? 500 के। तो कितने में बिका? 6,400 में बिका। तो आपके सेल में एबनॉर्मल आइटम का सेल कितना है? 6,400 रुपए का। अब आपके स्टॉक देखो, क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एबनॉर्मल का 6,900 ही बैलेंसिंग फिगर, वहां पे 6,900 ये स्टॉक में एबनॉर्मल आइटम का। अब यहां पे जो हमने 4,600 जो ऐड बैक करे, क्यों 4,600 ऐड बैक करे? इसलिए हमने 4,600 ऐड बैक करे क्योंकि ये जो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का मेरा पर्पस है, वो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का मेरा पर्पस ये कि मैं ये फाइंड आउट कर सकूं कि मुझे ये पता चले कि भाई मेरा गुड्स, नॉर्मल गुड्स बेचने पे कितना प्रॉफिट होता है। तो ये आपने 4,600 से कम कर दिए थे स्टॉक को, तो वो कॉस्ट से भी कम, एनआरवी पे लिखे होंगे कॉस्ट और एनआरवी विचेवर, तो आपने कम पे कर दिए। भाई कम पे करे हो फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट में, ठीक है, लेकिन मेरा यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का पर्पस ये कि मैं वो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकूं जो मेरे को गुड्स के बेचने पे हो रहा है। तो मैंने कहा आपने ये जो नुकसान हुआ कॉस्ट से कम पे कर दिया आपने 4,600 पे, तो वो नुकसान का एडजस्टमेंट भी इसमें हो गया था। वो नहीं चाहिए मेरे को ये चाहिए कि सेल करने पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, इसीलिए मैंने इसको एड बैक करा और ये टोटल कॉस्ट पे लाया और ये प्रॉफिट पे हम लोग आए, और फिर हमने उससे नॉर्मल जीपी रेशो अपना निकाले। यहां पे देखो अपना नॉर्मल जीपी रेशो 20% था। अगर मैं उसका भी इफेक्ट ले लूं जो आपने कम 4,600 से कम किए थे उसको, तो उसके हिसाब से तो 19.52% आता है। क्यों? 20 से कम आ रहा था, यहां 20 आ रहा है, मगर 19.52 क्यों कम आ रहा था? क्योंकि वो जो 4,600 से आपने कम किए थे स्टॉक को, उस नुकसान का भी इफेक्ट आपका ग्रॉस प्रॉफिट में आ जा रहा था। तो वो इफेक्ट मेरे को नहीं चाहिए यहां पे, क्योंकि मेरा पर्पस वो बनाने का क्या है कि मेरे को ये पता चले कि गुड्स जब बेचता हूं तो उस पे नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट कितना होता है, इसलिए हमने ऐड बैक करे। अब ये जो टोटल स्टॉक आया 163,800, तो 163,800 जब आया तो मैंने नेक्स्ट ईयर, ये पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का हो गया ओपनिंग स्टॉक 163,800। तो इसमें एबनॉर्मल आइटम कितना था? 13,800। डोंट से कि 4,600 था, नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उतने से कम लिखे थे आपने स्टॉक को पिछले साल, तो आपने ऐड बैक कर दी, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक में वो ऐड बैक कर दिया आपने, लेकिन जो ओरिजिनल कॉस्ट फिर आई उसमें एबनॉर्मल आइटम कितना आपका? 13,800 रुपए की उसकी कॉस्ट थी। तो ओपनिंग स्टॉक की जो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट है 163,800, उसमें एबनॉर्मल आइटम की कॉस्ट कितनी? 13,800। तो आपकी नॉर्मल की कॉस्ट कितनी? 1,50,000। अब आपने जब एबनॉर्मल आइटम बेचे तो
आपने 500 के नुकसान पे बेचे जिसकी कॉस्ट 6,900 थी, मतलब आपने 6,400 में बेचे। तो 6,400 यहां लिखे, ये आपका ग्रॉस लॉस आया एबनॉर्मल आइटम के लिए, और ये आपका आ गया स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। तो दोनों का, नॉर्मल का, एबनॉर्मल का, और ये टोटल। अब क्वेश्चन सिंपल। अब इसके आगे हमसे क्या कह रहे हैं, यहां पे लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक अपन लिखते, तो यहां पे अब आप लिखेंगे इसके नीचे स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। यहां पे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, ये आपने ये वर्किंग नोट नंबर 1 में जीपी रेशियो कैलकुलेट करते हैं। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, ये अभी कैलकुलेट करे आपने ऊपर में। इसमें दो गुड्स है, एक नॉर्मल आइटम, वो था आपका 1,09,200। एबनॉर्मल आइटम 6,900। सो टोटल स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर आ गया 1,09,200 प्लस 6,900, तो ये आ गया आपका 1,16,100, जैसे ऊपर में लिखा हुआ आपका मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट लेस। क्या कोई सेल्वेज दिया हुआ है क्वेश्चन में? फिर हमने क्वेश्चन में देखे तो यहाँ पे सेल्वेज की वैल्यू दी हुई 11,600, तो यहाँ पे सेल्वेज्ड वैल्यू 11,000 कितना दिया, 11,600, तो 11,600। तो यहां पे अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक आएगा, अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। सो 1,16,100 माइनस 11,600, तो आता है आपका 1,04,500। अब बताएंगे आप कि स्टॉक, अब आप बताएंगे कि यहां पे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना था। हमने अभी कैलकुलेट करे, अभी स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर आपकी 1,16,100 का था, लेकिन आज हमने पॉलिसी ये स्टॉक की कितने की निकाल रखे, तो वो क्वेश्चन में हमको दिया है पॉलिसी हमने निकाल रखे 1,00,000 रुपए की। तो मुझे बताओ स्टॉक जो रखा हुआ उसकी कॉस्ट है 1,16,100, हमने पॉलिसी निकाले 1,00,000 रुपए की, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी हमको पूरा का पूरा लॉस देंगी? क्या एवरेज क्लॉज क्या यहाँ पे एप्लीकेबल होगा? क्या एवरेज क्लॉज, ओके मेरे को बताओ, ओके एवरेज क्लॉज क्या यहाँ पे एप्लीकेबल होगा? क्या स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 1,16,100 है और आपका पॉलिसी अमाउंट 1,00,000 का है, तो क्या यहाँ पे एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होगा? क्या इंश्योरेंस कंपनी की 1,16,100 का स्टॉक रखा है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के भरोसे सिर्फ 1,00,000 है, तो इसका मतलब यहाँ पे एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होगा, बिकॉज स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इज मोर देन द पॉलिसी अमाउंट। सो राइट डाउन हियर अमाउंट, नो एवरेज क्लॉज, राइट डाउन हियर एवरेज क्लॉज, okay, average clause, write down their average clause. Policy amount is of rupees 1,00,000, whereas insurable sum that is stock on the date of fire is rupees 1,16,100. That means it is a case of under insurance. It is a case of under insurance. Hence, average clause will apply. Average clause will apply. तो यहां पे कैसे कैलकुलेट होगा? अमाउंट ऑफ क्लेम इक्वल्स टू पॉलिसी अमाउंट
पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, total stock on the date of fire multiply by loss of stock, amount of loss of stock. सर पॉलिसी अमाउंट कितना है आपका? पॉलिसी अमाउंट है आपका 1,00,000 रुपए का। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना है? वो है आपका 1,16,100 और लॉस ऑफ स्टॉक कितना है आपका? 1,04,500। सो क्लेम का अमाउंट कितना होगा? 1,00,000 डिवाइडेड बाय 1,16,100 मल्टीप्लाई बाय 1,04,500। तो आपका ये अमाउंट आ रहा है 90,000 8.6, इसका 9 कर लेंगे, 90,000 9 कर लो इसको। ओके, यहां पे लिख लो अप्रोक्स। ओके, करेक्ट, 8.6 करेक्ट, गुड। ओके बेटा, करेक्ट। तो ये हमारा डिस्कशन हुआ क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था हमारा? आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 था। तो क्या चीज देखिए आपने, जब भी क्वेश्चन में एबनॉर्मल आइटम रहा वो आपको बता देंगे पुअर सेलिंग लाइन, लॉस में बिक रहा है, ऑल दैट यू विल फाइंड आउट क्या है एबनॉर्मल आइटम। तो उसको अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में 3 कॉलम बनेंगे और तीनों में ख्याल रखना, आज होमवर्क मिलेगा आप लोग को। ओके, तो फर्स्ट ये, सेकेंड एबनॉर्मल, फिर थर्ड यहाँ पे लिखना रहेगा। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे हमारा खत्म होता है, लेकिन अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है ना, मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि ब्रेक अभी दे दूं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को देखने दो कितना बड़ा है। उसमें एबनॉर्मल आइटम रहा तो फिर वक्त लगता है थोड़ा सा, उसमें भी एक कंसेप्ट है मेरे को आपको समझाना है। वो कंसेप्ट किससे रिलेटेड है आपका? वो सेल्स, कुछ न्यू एडजस्टमेंट उसको एक्सप्लेन करना है। तो एक काम करता हूँ, आज मैं आपको ब्रेक थोड़ा सा जल्दी दे दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 तभी शुरू करूंगा तो फिर कुछ खत्म नहीं होगा, 45 मिनट्स कुछ चलेगा, 45 मिनट्स चलेगा, तो फिर उसमें आपको जल्दी में बोलना पड़ेगा। तो इसलिए मैं अभी आपको ब्रेक देता हूँ, 15 मिनट्स का ब्रेक। आज थोड़ा सा जल्दी ब्रेक हो रहा है, 15 मिनट्स का ब्रेक दे रहा हूँ और उसके बाद फिर हम वापस आएंगे और फिर क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 तभी शुरू करूँ तो वो समय ले लेगा बहुत। ओके, तो ये सेशन, ये फर्स्ट पार्ट हमारा आज का डे 3 का यहाँ पे खत्म कर दो और 15 मिनट्स बाद फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे। ओके।